हेलो गाइस, दिस इज़ मी लुकमान ख़ान और आज हम डिस्कस करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को। सो व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी? बायो अवेलेबिलिटी इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल होना बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। अच्छा, या बायो अवेलेबिलिटी इज़ द रेट एंड एक्सटेंट टू विच अ एडमिनिस्टर ड्रग रीच एंड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। बायो अवेलेबिलिटी जो है ना वो रेट और एक्सटेंट है जिसमें कोई ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया हो सिस्टमिक सर्कुलेशन में, इसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, तो इसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। लेकिन सिंपल सा डिफिनीशन ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग की अवेलेबिलिटी को बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास बराबर है एरिया अंडर ग्राफ। इधर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ये जो है ना वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस जो है ना इस पे हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग लेती है कि ड्रग का प्लाज्मा में कितना कंसंट्रेशन है, और इस ये जो वाई एक्स एक्सिस है ना इस पे हम लेते हैं टाइम। अच्छा, तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं। तो एरिया अंडर करो जो है ना ओरल, जब हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करें तो ये इसकी अवेलेबिलिटी प्लाज्मा में कम होगी, तो ये ग्राफ इस तरह आएगा शार्ट। और अगर कोई ड्रग हम इंट्रावीनसली किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करें तो वीन में इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इसी वजह से ये ऊपर एक्सिस की तरफ ज़्यादा मूव करेगा और मूवमेंट करेगा और इस तरह भी ज़्यादा आएगा। अच्छा, तो एरिया अंडर करो इंट्रावीनियस ज़्यादा है, मतलब प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इंट्रावीनियसली जब हम कोई ड्रग एडमिनिस्टर करें तो इसकी अवेलेबिलिटी 100% होगी एज़ कम्पेयर टू जब हम कोई ड्रग ओरल एडमिनिस्टर करें। अगर कोई ड्रग हम ओरल किसी पेशेंट को दे 100% ड्रग किसी पेशेंट को दे तो तकरीबन स्टमच की एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से कुछ डिस्टर्ब होगा, कुछ लीवर के मेटाबॉलिज्म की वजह से डिस्टर्ब होगा। जब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन को पहुंचेगा तो तकरीबन ये 50% पहुंचेगा, 60% पहुंचेगा, 70% पहुंचेगा। ये ड्रग की नेचर पे डिपेंड करता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई ड्रग जब हम डायरेक्टली इंजेक्ट करें किसी पेशेंट को इंट्रावीनसली, तो इसके सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबिलिटी 100% होगी। तो ये है फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, जिसमें कोई ड्रग हम ओरली एडमिनिस्टर करें तो इसकी अवेलेबिलिटी कम होगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में एज़ कम्पेयर टू इंट्रावीनस इंजेक्शन। इसकी अवेलेबिलिटी 100% होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। और फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म की एक एग्जांपल है नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन जब हम किसी पेशेंट को ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो ये तकरीबन स्टमच की एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से कुछ ज़ाया होता है। 100% हमने एडमिनिस्टर किया तो स्टमच की एसिडिक एनवायरनमेंट से कुछ डिस्टर्ब होता है, कुछ लीवर में हेपेटिक मेटाबॉलिज्म की वजह से डिस्टर्ब होता है। बस अब मेटाबॉलिज्म के बाद 90% जो है ना इसका मेटाबॉलिज्म होता है, और ये जो है ना इसकी अवेलेबिलिटी 90% कम होती है मेटाबॉलिज्म के बाद। ओनली 10% जो है ना ये सिस्टमिक सर्कुलेशन को पहुंचती है, और बाकी जो है ना ये 90% ये मेटाबॉलिज्म की वजह से स्टमक की एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से ये बाइल में क्या होता है, एलिमिनेट होता है, एक्सक्रीट होता है, और बाकी जो है ना पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचता है, तो इसकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम होती है फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म की वजह से एज़ कम्पेयर टू इंट्रावीनस इंजेक्शन जो कि 100% अवेलेबल है। अच्छा, अब दूसरा जो फैक्टर है ना वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। ये तो तब फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग डिपेंड करती है जब कोई ड्रग हाइड्रोफिलिक हो या लाइपोफिलिक हो। जब कोई ड्रग ज़्यादा हाइड्रोफिलिक हो तो वो भी क्या होती है, पूरली एब्जॉर्ब होती है, और जब कोई ड्रग एक्सट्रीमली लाइपोफिलिक हो तो वो भी पूरली एब्जॉर्ब होती है। ड्रग के लिए मिड में होना चाहिए, ज़्यादा हाइड्रोफिलिक भी नहीं होना चाहिए
और एक्सट्रीमली लाइपोफिलिक भी नहीं होना चाहिए। अगर मिड में हो तो फिर ये एब्जॉर्ब होती है। सो फॉर अ ड्रग टू बी रियली एब्जॉर्ब इट मस्ट ली लाइपोफिलिक एंड इट हैव सम सॉल्युबिलिटी एंड एक्वस सॉल्यूशन। कुछ एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल भी हो और कुछ लाइपोफिलिक प्रॉपर्टीज़ भी हो, तो ये ड्रग फिर इजीली क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, और हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचती है। अच्छा, फिर सॉल्युबिलिटी के बाद हम केमिकल इंस्टेबिलिटी पे बात करते हैं। तो केमिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना, इसके एग्जांपल है पेनिसिलिन और इंसुलिन, जो कि स्टमच की एसिडिक एनवायरनमेंट में अनस्टेबल है, स्टमच की पीएच में अनस्टेबल है, वहाँ पे ये डिस्टर्ब होता है और इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है। अच्छा, फिर नेचर ऑफ द ड्रग फॉर्मेशन। नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मेशन डिपेंड करती है पार्टिकल पे, पार्टिकल साइज पे डिपेंड करती है, साल्ट फॉर्म पे डिपेंड करती है, क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म पे। अगर साइज ज़्यादा हो तो फिर इसके एब्जॉर्प्शन कम होती है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो फिर अवेलेबिलिटी टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कम होती है। अच्छा, इस तरह पॉलीमॉर्फिज्म पे डिपेंड करती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये था बायो अवेलेबिलिटी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझको करेक्ट कर सकते हो। और ओके, थैंक यू।